नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स लवर नरेंद्र कुमार द्विवेदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की और उसका सेकेंड चैप्टर सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज बात करेंगे वो है नीड फॉर मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की जरूरत क्या है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना और सारे नेचुरल फिनोमेना में स्टडी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है मेजरमेंट की। चीजों को जब हम सब्जेक्ट को क्वांटिटेटिवली अप्रोच करना चाहते हैं तो हमें चीजों को एक्सप्रेस करना होता है इन नंबर्स और उसके लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। लॉर्ड केल्विन ने भी कहा है, व्हेन यू कैन एक्सप्रेस द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इन नंबर्स देन यू नो समथिंग अबाउट इट, बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर योर नॉलेज इज अनसेटिस्फैक्टरी, इज ऑफ मीगर। तो जब कभी भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हमारा नॉलेज सेटिस्फैक्टरी है, हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। और अगर हम उसको नंबर में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, अनरिलायबल है। अब हम बात करते हैं चीज को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि हमें मालूम है अर्थ रोटेट कर रही है। अब अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो इतना कह देने से काम नहीं चलता। अब उस चीज को हम जानते हैं, इस चीज को फैक्टफुली रखने के लिए हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट। और मेजरमेंट में क्या चाहिए कि उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है। अगर कोई नेचुरल फिनोमेना हम देख रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, इतना कह देने मात्र से काम नहीं होगा ना कि गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है ये दिख रहा है, बट हमारा नॉलेज सेटिस्फैक्टरी रिलायबल तब होगा, कंप्लीट तब होगा हम उस गाड़ी के चलने के बारे में जान रहे हैं, ये तब फैक्टफुल होगा जब हम उसकी स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को कोट कर पाए कि इस गाड़ी की स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और फिजिक्स लॉज को इनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज ऑल क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly and laws of physics can be expressed in terms of it. So quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed. So all such quantities are called physical quantities. तो जैसा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी को समझने के बाद, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड अडॉप्ट करते हैं उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को ही हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हमारे पास में कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी से Q है तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी Q है इसके मैग्नीट्यूड में हमें दो चीजें
कंटेन्ड होती हैं, इसके मैग्नीट्यूड में हमें दो चीजों के बारे में मालूम पड़ता है। एक तो यूनिट कि वो किस रेफरेंस स्टैंडर्ड में मेजर किया गया है, और दूसरा एन मतलब वो रेफरेंस स्टैंडर्ड, वो यूनिट कितने बार उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में इन्वॉल्व है। सो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द रेफरेंस स्टैंडर्ड, further known as unit, is contained in the physical quantity into U, the reference standard used। तो ये जो प्रोडक्ट है N और U का, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। तो जहां पे वेयर N इज the number and U is unit of measurement, ये हमारे पास में इसमें आ जाता है। If say N1 and N2 are numbers in units U1 and U2, then we can write N1 into U1 is equal to N2 into U2 and this will be equal to Q, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी Q को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। दो अलग अलग यूनिट में जब मेजर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है कि जो नंबर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम जैसे ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज करते हैं, हमारे पास में नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ दैट यूनिट चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होगा? इनवर्स रिलेशन के साथ चेंज होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा, अगर हम किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को, किसी जिसको हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट कह रहे हैं, अगर उसको अडॉप्ट करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इट शुड कंटेन। अब जो यूनिट हमने किसी फिजिकल क्वालिटी के मेजरमेंट के लिए सिलेक्ट की है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सबसे पहला है इट शुड बी वेल डिफाइंड। फर्स्ट, वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इट शुड बी ऑफ सिग्निफिकेंट साइज। इट शुड neither be too large nor should it be too small. Significant sized. थर्ड, उस यूनिट को टाइम के साथ चेंजेबल नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज फिजिकल कंडीशंस के चेंज होने के साथ चेंजेबल नहीं होना चाहिए। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाए, यूनिट को फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर चेंज हो जाए तो चेंज नहीं होना चाहिए। शुड नॉट change with time and physical conditions like pressure, temperature, etc. नेक्स्ट हम बात करते हैं इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इजिली रिप्रोड्यूसिबल
यूनिट को एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यूनिट को इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नीड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यूनिट के सिस्टम की हमें क्या जरूरत है? हमें मालूम है फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज उतनी ही ज्यादा इंडिपेंडेंटली हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए उतनी ही ज्यादा यूनिट्स हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर हम मास, लेंथ और टाइम की बात कर लें फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये तीनों के लिए हमें अलग अलग 3 यूनिट की जरूरत होगी। तो यहां पे हमारे पास में जितनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उतनी ही ज्यादा यूनिट्स होंगी। इस वजह से हमारे पास में एक सिस्टम यूनिट्स का बहुत जरूरी है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी और दूसरे फॉर्म पे एक्सप्रेसिबल ना हो या किसी दूसरे फॉर्म पे रिजॉल्व ना किया जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म पे एक्सप्रेसिबल हो, रिप्रोड्यूसिबल हो, रिजॉल्व किया जा सके, उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में रखते हैं। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमारे पास में यूनिट्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड वन। तो फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं हमारे पास, वो फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें हम किसी और दूसरे यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी दूसरे यूनिट में हम उन्हें रिजॉल्व नहीं कर सकते। वो यूनिक हैं, बेस हैं। तो इस वजह से उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और हमारे पास में ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग 7 हैं, जो कि मास फिजिकल क्वांटिटी अगर हमने लिया, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, intensity of light, amount of substance, temperature। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 7 फिजिकल क्वालिटीज है, इनके करस्पॉन्डिंग 7 हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लाइक हम मास के लिए बात करते हैं तो केजी है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, और टेम्परेचर के लिए केल्विन है। तो इस तरीके से ये 7 हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनके साथ में 2 सप्लीमेंट्री
और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, इनकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब इन 7+2 को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड होंगी। डिराइव्ड क्यों होंगी? क्योंकि इन्हीं 7+2 के कॉम्बिनेशन को यूज करके उन्हें हमने बनाया है, या वो फिजिकल क्वालिटीज इन 7+2 के फॉर्म पे एक्सप्रेसिबल है। तो इस वजह से उनको हम डिराइव्ड कहते हैं और इसको हम फंडामेंटल कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम किसी और दूसरे फॉर्म पे नहीं रिजॉल्व कर सकते। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। तो हमारे पास में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो बेसिकली 3 हैं, और सबसे पहला हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट इज सीजीएस। ये बेसिकली फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। और इस फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, सिस्टम ऑफ यूनिट पे, सी बेसिकली स्टैंड होता है फॉर सेंटीमीटर, G stands for gram and S stands for second। तो इस तरीके से हमारा जो लेंथ होगा वो सेंटीमीटर पे मेजर होगा, मास होगा वो ग्राम में मेजर होगा, और टाइम जो है वो सेकेंड में मेजर होगा, ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। अब ये बेसिकली मीट्रिक सिस्टम भी कहलाता है, मीट्रिक सिस्टम भी कहलाता है। अब इसके बाद में हमारे पास में दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है एफपीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ये मीट्रिक सिस्टम नहीं है। अब हमारे पास में जो लेंथ होगा वो फुट में मेजर होता है, मास जो है वो पाउंड में मेजर होता है, और टाइम सेकेंड में मेजर होता है। ये बहुत एंशिएंट सिस्टम है। इट इज नाउअडेज नॉट इन मच यूज। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की। तो हमारा जो तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है दैट इज एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और ये भी हमारा एक फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। इसको भी हम मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर kg एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो लेंथ हमारा मीटर में मेजर होगा, मास हमारा केजी में मेजर होगा, और टाइम हमारा सेकेंड में मेजर होगा। इस एमकेएस का इस सीजीएस सिस्टम के साथ में बहुत क्लोज रिलेशन है। अब हमारा जो अगला सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो है इंटरनेशनल सिस्टम
of measurement इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये भी बेसिकली फ्रेंच सिस्टम का ही एडवांस्ड वर्जन है। इसका जो फ्रेंच नेम है, फ्रेंच नेम इज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और इसका जो एब्रीविएटेड नेम है इट इज SI। इट इज बेसिकली एन extended and improved version of MKS system of unit। 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर में ये अटेम्प्ट किया गया कि MKS और CGS जो फ्रेंच एग्जिस्टिंग सिस्टम्स थे उनको इंप्रूव करने की। और ये बेसिकली जो अप्रोच थी इंप्रूवमेंट की, ये उस समय के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स की जो वेरी डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए ये अटेम्प्ट की गई। और इसी अटेम्प्ट का जो आउटकम था दैट वाज SI सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो रिकमेंडेशंस थे इस 11th कॉन्फ्रेंस के, ये रिकमेंडेशंस को एंडोर्स किया गया इन द ईयर ऑफ 1962 बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन।